राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है ऊष्मा। आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानते और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं, और जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडा का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं के को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है, आइए ज्ञात करें। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए। चित्र 4.1। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों का एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बुझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बुझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापकर्म स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापकर्म सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। बुझो द्विधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए 2 मापकर्मों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापकर्म फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप माप सकते हैं। थर्मामीटर से तापमापन। आइए सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं 2 क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के
अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है। तब एक छोटे भाग का मान 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पुतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव उसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसकी मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापे। अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बोझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए भी कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे कि इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तल्ली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए।
बुझू को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। अब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि आपके शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? विभंग का क्या लाभ है? या पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। विभंग का क्या कार्य है? या जो पारे का तल होता है उसको अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनके पारे का उपयोग नहीं होता है। उष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा क्या होती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहते हैं कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। उष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 4.6। एल्यूमीनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। किसी धातु की पट्टी में उष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ चलाए उठा सकते हैं? क्रियाकलाप 4.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील के चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। चित्र 4.8। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रश्नों को सारणी 4.3 में लिखिए। स्टील के चम्मच पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है धातु। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या नहीं? हाँ। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु कुछ उष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण कैसे होता है ये पता लगाइए। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर
जल को गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल है उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रेकला 4.9 द्वारा इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। चित्र 4.10। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों है? सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लोक के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर किसे कहते हैं? जो समुद्र की ओर से आने वाली वायु होती है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती रहती है। समुद्र का जो जल होता है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए क्या होता है? स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती रहती है। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। जो स्थल की ठंडी वायु समुद्र की ओर जाती है तो थल समीर कहलाती है, और जब जल की वायु थल तरफ जाती है तो समुद्र समीर कहलाती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक हो। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे आती है? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा इसमें उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों का प्रकार। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों है? आइए इसका पता लगाएं। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद श्वेत पेंट कीजिए। इन दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर का अनुभव कर सकते हैं। क्रेकला 4.110 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान
ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। हम अपने घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या फिर लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की यह एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। क्या होती है? ऊन के बीच में रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। किससे होती है? उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमण द्वारा स्थानांतरित होती है। यह चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालन कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधित है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है। इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।